ऋषभ ने जैसे ही लक्की को गोली मारी तो करण ने दौड़कर ऋषभ का हाथ पकड़ लिया। आरव ने भी आकर लक्की को पकड़ा जिसके कंधे पर गोली लगी हुई थी। करण ने ऋषभ के हाथ से उसकी गन नीचे गिराई और फिर उसे मारने लगा। वो उसे मारते हुए बोला, तू लाख कोशिश कर ले ऋषभ, पर आज मैं तेरे सारे गुनाह सबके सामने लाकर ही रहूंगा। आदि उसकी आवाज सुनते ही बंगले के बाहर खड़ा आदि इंस्पेक्टर के साथ अंदर दौड़ पड़ा। अंदर आते ही इंस्पेक्टर ने हवलदारों को ऋषभ को पकड़ने का इशारा किया और बोले, मिस्टर ऋषभ खुराना, आपने मिसेस मधु करण खुराना के साथ जो कुछ भी किया था उसका सबूत और गवाह दोनों है हमारे पास। वैसे आपका एक बड़े जुर्म भी है हमारे पास। लेकर जाए इसे इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि अभी अभी इसने लक्की पर जानलेवा हमला किया है और हरीश और इसके दोस्तों को तो आप पहले ही अरेस्ट कर चुके हैं, इसे भी वही ले जाए। करण गुस्से में बोला तो ऋषभ उसे घूरने लगा। पुलिस ने उसे पकड़ रखा था पर वो फिर भी खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। तुझे क्या लगता है करण कि तू मुझे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाकर खुराना कंस्ट्रक्शन पर राज करेगा? तो तू गलत है, क्योंकि ये जेल की सलाखें मुझे 24 घंटों से ज्यादा अंदर नहीं रोक पाएगी। मैं लौट कर आऊंगा और तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूंगा, क्योंकि खुराना कंस्ट्रक्शन अब मेरी मुट्ठी में है। खुराना कंस्ट्रक्शन के 50% शेयर अब मेरे हो चुके हैं, ऋषभ गुस्से में बोला। करण मुस्कुरा दिया और ऋषभ के करीब आया। कौन से शेयर्स? वही जो तूने धोखे से बड़े पापा से अपने नाम करवा लिए, या जो चेतन अंकल ने तुझे रिद्धिमा के कहने पर दिए थे? ऋषभ उसके सवाल सुनकर उसे हैरानी से देखने लगा। करण के चेहरे पर तीखी सी मुस्कुराहट आ गई। तूने क्या सोचा था ऋषभ, कि तू आदि के पेपर्स के बीच शेयर ट्रांसफर करने के पेपर्स रखकर चुपचाप आदि के जरिए बड़े पापा के शेयर्स अपने नाम करवाने की कोशिश करेगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा? गलत है तू, क्योंकि मैं करण खुराना हूँ। मेरे आसपास एक हल्की सी आहट भी होती है तो मुझे नींद में भी पता चल जाता है। तो 25% शेयर किसी और के नाम पर होना तो बहुत बड़ी बात है। तूने जब पेपर्स आदि की फाइल में रखे थे तभी मुझे पता चल गया था, क्योंकि वो मेरा स्टाफ है और उस ऑफिस में किसी फाइल के पेज भी पलटे जाए तो मुझ तक खबर पहुंच ही जाती है। पर सब कुछ जानकर भी मैंने उन पेपर्स पर बड़े पापा के सिग्नेचर होने दिए, क्योंकि शेयर्स तो तेरे नाम पर ट्रांसफर हो ही नहीं सकते थे। वजह नहीं पूछेगा। ऋषभ बिना कुछ कहे उसे घूरने लगा। तो करण फिर से बोला, क्योंकि बड़े पापा के 25% शेयर्स तो मैं राधिका दी के नाम पर उस दिन ही करवा चुका था, जब तूने याददाश्त जाने का नाटक करके चेतन अंकल से उनके शेयर्स अपने नाम पर करवाए थे। करण के इतना कहते ही ऋषभ के जैसे होश ही उड़ गए और वो एकटक उसे देखने लगा। वो करण से कुछ कहता उसके पहले ही रोहित बोल पड़ा, और डैड ने अपने शेयर्स तेरे नाम किए जरूर थे, पर ट्रांसफर पेपर्स में एक कंडीशन उन्होंने साफ लिखवाई थी कि तू कानूनी तौर पर उनका हकदार तब होगा जब तेरी और रिद्धिमा की शादी होगी और रिद्धिमा उन पेपर्स पर साइन करेगी। पर अब रिद्धिमा उन पेपर्स पर कभी साइन नहीं करेगी, क्योंकि तेरी घिनौनी हकीकत अब वो भी जान चुकी है। खुराना कंस्ट्रक्शन को अपनी मुट्ठी में करने का तेरा ये ख्वाब अब कभी पूरा नहीं होगा ऋषभ, कभी नहीं, क्योंकि तू उस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है। तेरी जगह तो सिर्फ जेल की सलाखें हैं। ये सब सुनकर शोभा उठकर ऋषभ के पास आए और बोली, बेटा, हमारे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो आप दौलत और हवस के नशे में इतने अंधे हो गए कि रिश्तों का लिहाज भी नहीं रहा आपको? जिस दिन करण को एमडी बनाया गया था उस दिन हम भी खुश नहीं थे बेटा, क्योंकि हमें भी शांति की तरह यही लगता था कि आप उस कुर्सी के सबसे बड़े हकदार थे। पर आज हमें समझ आया कि हम गलत थे और बाकी सब सही। आप इस खानदान का बिजनेस तो क्या, इस परिवार का हिस्सा बनने के भी लायक नहीं है। पर गलती आपकी नहीं है बेटा, शायद हमसे ही कहीं चूक हो गई आपकी परवरिश करने में। नहीं माँ, चूक आपसे नहीं बल्कि मुझसे हुई है, जो मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाया। पहले राधिका और अब ये दोनों ने मेरा सिर शर्म से झुका दिया है। वनराज आंखों में आंसू लिए बोले। बलदेव ने आगे बढ़कर उन्हें संभाल लिया, पर ये सब सुनकर शांति भी खुद को संभाल नहीं पाए। उन्होंने भी ऋषभ के पास आकर पूछा, नंदिनी के साथ क्या किया तूने ऋषभ? ऋषभ ने उनके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और अपना मुंह फेर लिया। तो शांति ने गुस्से में पूछा, ऋषभ क्या किया तूने नंदिनी के साथ? रेप या मर्डर? नंदिनी जिंदा है आंटी, तभी लक्की ऋषभ की ओर देखकर बोला। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। मधु दौड़ती हुई उसके पास आई और उसने लक्की से पूछा, नंदिनी जिंदा है, कहाँ है वो? मेंटल असाइनमेंट में। लक्की का जवाब सुनकर मधु और मीरा उसे एकटक देखने लगी।
तो लक्की फिर से बोला। ऋषभ ने करण की शादी रोकने के लिए नंदिनी को शादी वाले दिन किडनैप करने की पूरी प्लानिंग कर ली थी और अपने प्लान को अंजाम देने के लिए वो हमें लेकर शादी के 2 दिन पहले ही दिल्ली पहुंच गया था। हमने नंदिनी के नाम से प्लेन का टिकट पहले ही बुक कर लिया था ताकि हम ये साबित कर सके कि नंदिनी अपनी पूरी प्लानिंग के साथ किसी के साथ भागी है और हम पर कोई शक ना करे। वो खत जो करण को मिला था वो मैंने लिखा था, क्योंकि मैं किसी की भी हैंडराइटिंग बहुत आसानी से कॉपी कर सकता हूँ। हमने पहले नंदिनी की डायरी चुराए और फिर उसकी हैंडराइटिंग कॉपी करके वो खत भी लिख लिया। पर नंदिनी की शादी की रस्मों के बीच ऋषभ की नज़र आप पर पड़ गई और आपकी खूबसूरती देखकर इसके सिर पर आपको पाने का जुनून सवार हो गया। इतना कहकर उसने फिर से ऋषभ की ओर देखा और अपने हाथ को पकड़कर लड़खड़ाते हुए उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ से खून बह रहा था। उसने ऋषभ को घूरा और बोला, शादी की रात हम सब इसके कहने पर मधु भाभी को ऊपर स्टोर रूम में ले गए और वहां जो कुछ भी हुआ वो सब आप सब अपनी आंखों से देख चुके हैं। पर मधु भाभी को बचाने के बाद नंदिनी गुस्से में हमारे इस घिनौने कारनामे को बताने करण के पास जा रही थी, पर हम लोगों ने नंदिनी को करण तक पहुंचने से पहले ही पकड़ लिया। सब लोग बारात के स्वागत में बिजी थे। उसी बात का फायदा उठाकर हमने वो खत नंदिनी के कमरे में छोड़ा और उसे बेहोश करके वहां से निकालकर ले गए। हम नंदिनी को उस बंगले में ले आए जहां हम ठहरे थे और फिर वापस शादी में आ गए ताकि किसी को हम पर शक न हो। सब कुछ ऋषभ के प्लान के हिसाब से हो चुका था। करण के साथ बाकी सब भी ये मान चुके थे कि नंदिनी करण को धोखा देकर भाग गई है। पर अगले दिन जब हम फिर से बंगले में पहुंचे तो नंदिनी को होश आ चुका था और वो कुर्सी पर बंधी हुई खुद को आजाद करने की कोशिश कर रही थी। उसने ऋषभ को धमकी दी कि वो उसे और हमें जेल भिजवा कर रहेगी और अगर उसने ये सब करण को बता दिया तो वो हमें जान से मार देगा। ये नंदिनी की ओर बढ़ा और इसने नंदिनी को खोल दिया और उससे धमकी दी कि करण को तुम मेरी हकीकत तब बताओगी जब तुम उसके सामने खड़ी होने लायक रहोगी। इतना कहकर इसने उसे छूने की कोशिश की तो नंदिनी ने गुस्से में इस पर हाथ उठा दिया। इसने भी गुस्से में पलटकर उसे थप्पड़ मारा, पर वो इसके सामने नहीं झुकी और इस पर टूट पड़ी। उसने इसके बाल पकड़कर इसे मारना शुरू कर दिया और एक वाग उठाकर इसका सिर फोड़ दिया। अपने सिर से खून बहता देख ये गुस्से में आग बबूला हो उठा और उसे खींचकर एक रूम में ले गया जहां इसने उसके साथ। इतना कहकर वो चुप हो गया। घर का हर इंसान ये सब सुनकर दंग रह गया। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऋषभ किसी लड़की के साथ ऐसा कर सकता है। मधु भी खुद को संभाल नहीं पाए और बेसुध होकर जमीन पर बैठ गई। मीरा ने रोते हुए उसे संभाला। करण एक बार फिर गुस्से में ऋषभ पर टूट पड़ा और उसे बुरी तरह मारने लगा। उसने ऋषभ की गर्दन बहुत जोर से पकड़ ली। आरव, रोहित और इंस्पेक्टर साहब सब लोग ऋषभ की गर्दन छुड़ाने की कोशिश करने लगे, पर कोई भी उसे करण की पकड़ से छुड़ा नहीं पा रहा था। तभी शांति दौड़ती हुए मधु के पास आई। मधु, रोक करण को, वरना ये ऋषभ को जान से मार देगा। मैं जानती हूँ बेटा कि इसका गुनाह माफी के काबिल नहीं है। इसे इसके गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए, पर करण क्यों इसके खून से अपने हाथ मैले करे। प्लीज मधु, करण को रोक प्लीज। मधु ने करण की ओर देखा जो ऋषभ की गर्दन पकड़े हुए था। वो उठकर उसकी ओर दौड़ी और उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए बोली, करण छोड़ दीजिए इसे, प्लीज छोड़ दीजिए। नहीं मधु, आज अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो ये ना जाने कितनी और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेगा। आज नहीं छोड़ूंगा इसे। इसे जीने का कोई हक नहीं है क्योंकि ये इंसान से जानवर बन चुका है। करण गुस्से में बोला। मधु ने उसके गाल को छुआ और रोते हुए बोली, प्लीज छोड़ दीजिए इसे करण, प्लीज छोड़ दीजिए, आपको मेरी कसम। उसके इतना कहते ही करण ने ऋषभ की गर्दन छोड़ दी। मधु रोते हुए उसे देखने लगी तो करण ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। तभी रोहित ने लक्की से पूछा, पर लक्की, नंदिनी मेंटल असाइनमेंट कैसे पहुंची? गोली लगने की वजह से लक्की भी धीरे धीरे अपने होश खोने लगा था, इसलिए कुछ बोल नहीं सका। आरव उसे पकड़ते हुए बोला, इंस्पेक्टर साहब हमें लक्की को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। नहीं आरव, आज जब तक मैं पूरी हकीकत सबको नहीं बता देता यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब आप मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करिए प्लीज, लक्की कांपते होंठों से बोला। हवलदार ने तुरंत अपने फोन का रिकॉर्डर ऑन किया तो लक्की ने बोलना शुरू किया। ऋषभ जब रूम से बाहर आया तो इसने हमसे कहा कि हम लोग नंदिनी पर नजर रखें और उसे यहाँ से भागने ना दे, पर तभी नंदिनी बाहर आ गई।
उसके हाथ चाकू लग गया था। उसने पीछे से ऋषभ की पीठ में चाकू से वार कर दिया। हम सब ऋषभ को संभालने लगे और वो मौका पाकर वहां से भाग गई। हम सब उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे, पर कुछ दूर भागने पर हमने देखा कि नंदिनी को एक गाड़ी टक्कर मारकर निकल गई। उसे बहुत चोट आई थी और वो बेहोश सड़क पर पड़ी थी। बारिश की वजह से सड़क पर ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए हम उसे हॉस्पिटल ले जाने के बहाने वहां से ले गए। हम सब बहुत डर गए थे कि कहीं अगर वो मर गई तो सबको पता चल जाएगा कि वो किसी के साथ भागी नहीं थी, बल्कि हमने उसे शादी के मंडप से गायब किया था, और अगर वो बच गई तो भी हमारा भांडा फोड़ देगी। हमने जो मधु भाभी और उसके साथ किया था वो सब वो किसी को बता ना दे, ये डर था हमें। हम बुरी तरह फंस चुके थे क्योंकि नंदिनी का मरना और जीना दोनों हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता था। ऐसे में ऋषभ ने एक बार फिर अपना दिमाग चलाया और अपने पैसों के दम पर हॉस्पिटल के स्टाफ को खरीद लिया। डॉक्टर नंदिनी को ऐसे इंजेक्शन देने लगे जिससे वो मरे भी ना और उसे कभी होश भी ना आए। पर उन इंजेक्शन की वजह से नंदिनी आहिस्ता आहिस्ता अपना मानसिक संतुलन खोने लगी। इस वक्त वो इंदौर में ही है। लक्की ये सब बताकर बेहोश होने लगा तो करण ने उसे हिलाते हुए पूछा, इंदौर में कहाँ है नंदिनी? लक्की बताओ, बोलो। पर लक्की बेहोश हो गया। इंस्पेक्टर ने उसकी नब्ज चेक की और बोले, डोंट वरी करण साहब, सिर्फ बेहोश हुआ है, हम इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। और रही बात नंदिनी जी की, तो अब आपके भाई की हम इतनी खातिर करेंगे कि ये खुद हमें नंदिनी तक पहुंचा देगा। इंस्पेक्टर ने हवलदार को लक्की को ले जाने का इशारा किया तो दो हवलदार लक्की को हॉस्पिटल ले गए। उनके जाते ही इंस्पेक्टर साहब ऋषभ के पास आकर बोले, बहुत गुनाह कर लिए तुमने, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिले। चलो ले जाइए इसे इंस्पेक्टर साहब और चढ़ा दीजिए सूली पर, क्योंकि इसके जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं होता। आज से इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, मर गया एक खुराना खानदान के लिए, ले जाइए इसे। तभी वनराज गुस्से में बोले। पुलिस ऋषभ को ले जाने लगी, तभी करण गुस्से में चीखा, जाने से पहले मेरी एक बात सुनता जा ऋषभ। ऋषभ के कदम रुक गए और उसने पलटकर करण की ओर देखा। करण उसके पास आया, मधु सिर्फ मेरी है, मेरी पत्नी है वो, इसलिए आज इस पल के बाद उसका ख्याल भी अपने मन में मत लाना, वरना तुम मुझे मधु से भी ज्यादा बेहतर जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। उस पर गंदी नजर डालने वाले की मैं आंखें निकाल दूंगा और उसे छूने की कोशिश करने वाले के हाथ उसके धड़ से अलग कर दूंगा। दोबारा अगर तुमने मधु की परछाई को भी छूने की कोशिश की तो उसकी कसम, तुझे जान से मार दूंगा। ऋषभ नफरत से उसे घूरने लगा तो करण फिर से बोला, और आज इस पल के बाद खुराना कंस्ट्रक्शन को हासिल करने का सोचना भी मत, क्योंकि मेरे दादाजी ने इस कंपनी को अपनी मेहनत, लगन और पूरी ईमानदारी के साथ खड़ा किया है, और मेरे बड़े पापा, मेरे डैड और चाचू भी दादाजी के उसूलों पर चलकर ही इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। खुराना कंस्ट्रक्शन में एक भी ईंट बेईमानी की नहीं है, इसलिए तेरे जैसे इंसान की खुराना कंस्ट्रक्शन में कोई जगह नहीं है, और इतने चार्जेस लगाऊंगा तुझ पर कि 24 घंटे तो क्या, अब तू 24 साल में भी जेल की सलाखों से बाहर नहीं आ पाएगा, ये वादा है मेरा तुझसे। करण के इतना कहते ही दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। तभी इंस्पेक्टर साहब ऋषभ को पकड़कर ले जाने लगे। घर के सब लोग उसे जाते देख रहे थे। जाते जाते ऋषभ को वो सब याद आने लगा जो कुछ भी करण ने उसके साथ किया। उसके कानों में करण के कहे शब्द गूंजने लगे। तभी उसकी नजर इंस्पेक्टर साहब की गन पर पड़ी। उसने झटके से उनकी गन निकाली और पलटकर करण पर गोली चला दी। उस पर गोली चलते देख मधु जोर से चीखी, करण, और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी, पर करण के झुक जाने की वजह से उसे गोली नहीं लगी। मीरा और घर के बाकी लोग मधु के पास आ गए। ऋषभ ने फिर से करण पर गोली चलाई, पर इस बार उसके पास खड़े आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। आरव छोड़ मुझे, ऋषभ गुस्से में अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला। नहीं भैया। तभी करण ने आकर ऋषभ के मुंह पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि वो जमीन पर गिर गया। आरव के हाथ से गन छूटकर नीचे सोफे के पास जा गिरी। करण ने ऋषभ की कॉलर पकड़ी और उसे मारने लगा। दोनों को इस तरह लड़ते देख सब बहुत घबरा गए। करण ने ऋषभ को बहुत बुरी तरह मारा। उसके शरीर से खून बहने लगा, पर तभी ऋषभ की नजर गन पर पड़ी। उसने गन उठाए और मधु के पास बैठी मीरा को पकड़ लिया। जीजू, मीरा जोर से चीखी। ऋषभ उसके माथे पर गन तानकर बोला, अब अगर किसी ने मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो मैं मीरा को गोली मार दूंगा। ऋषभ छोड़ उसे। रोहित उसकी ओर बढ़ते हुए बोला। तो ऋषभ पीछे हट गया
मेरे पास मत आना रोहित, वरना मीरा जान से जाएगी। रोहित ने घबराकर अपने कदम रोक लिए। मीरा ने रोते हुए करण की ओर देखा। जीजू। करण आहिस्ता आहिस्ता ऋषभ की ओर बढ़ते हुए बोला, ऋषभ, हमारे बीच की इस जंग में तू पहले ही 2 जिंदगियां दांव पर लगा चुका है, पर मीरा का इन सब से कोई लेना देना नहीं है, इसे छोड़ दे। ऋषभ मुस्कुरा दिया, ये लड़की मेरे यहाँ से निकलने की चाबी है करण, तो इसे कैसे छोड़ दूं? ये तो अब मेरे साथ जाएगी। और क्या कहा था तूने कि तू मुझे जेल से कभी बाहर नहीं आने देगा? पर वो तो तू तब करेगा ना, जब मैं जेल तक पहुंचूंगा। तभी शांति उसकी ओर बढ़ते हुए बोली, ऋषभ छोड़ दे मीरा को। वही रुक जाइए मोम, एक भी कदम मत बढ़ाएगा मेरी ओर, वरना मैं आप पर भी गोली चला सकता हूँ। और चाची, आप भी आगे मत आइएगा, क्योंकि मैं आप पर गोली तो नहीं चला सकूंगा, पर अब मैं आपकी भी नहीं सुनूंगा, ऋषभ गुस्से में बोला और मीरा को पकड़े हुए दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। इंस्पेक्टर साहब ने आगे बढ़ते हुए उसे समझाया, छोड़ दीजिए इस लड़की को ऋषभ साहब, वरना हमें आप पर गोली चलानी पड़ेगी। ऋषभ के चेहरे पर तीखी सी मुस्कुराहट आ गई, चला दीजिए, क्योंकि आज अगर मैं मरा तो मेरे साथ मीरा भी मरेगी। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप लोग मुझे जाने दे, वरना मैं इस लड़की को गोली मार दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज कुछ मत करिएगा, वरना ये सच में मीरा को गोली मार देगा। प्लीज हट जाए इसके रास्ते से। मैं मीरा की जिंदगी के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता, प्लीज हट जाइए इसके रास्ते से, करण बोला। सब लोग ऋषभ के रास्ते से हट गए। वो मीरा को पकड़े हुए अपनी गाड़ी के पास आया और उसने घर के नौकर को आवाज लगाई, मंगेश। जी ऋषभ बाबा। मंगेश दौड़कर उसके पास आया, मेरे रूम से मेरी गाड़ी की चाबी लेकर आओ, फास्ट। ऋषभ के इतना कहते ही मंगेश ने करण की ओर देखा तो करण ने उसे चाबी लाने का इशारा किया। मंगेश दौड़ता हुआ चाबी लेने चला गया। उसके जाते ही करण फिर से बोला, देखो ऋषभ, तुम भागना चाहते हो ना, तो जाओ, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, पर प्लीज मीरा को छोड़ दो। ऋषभ मुस्कुराया, भागूंगा तो मैं जरूर, पर मीरा को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि एक यही तो है जो तुम्हारी बीवी को मेरे पास लेकर आएगी। ऋषभ मरते मर जाएगा, पर मधु को पाने का जुनून नहीं छोड़ेगा। ऋषभ, करण गुस्से में चीखा और उसकी ओर बढ़ने लगा, पर रोहित ने उसे पकड़ लिया। करण, इस वक्त गुस्से से नहीं, दिमाग से काम लेना होगा हमें, वरना मीरा की जिंदगी पर बन आएगी, प्लीज। हाँ भैया, मीरा की खातिर इन्हें जाने दीजिए, पास खड़ा आरव भी बोला। तभी मंगेश गाड़ी की चाबी लेकर आ गया तो ऋषभ फिर से चीखा, गाड़ी का लॉक खोल जल्दी। मंगेश ने जल्दी से गाड़ी का लॉक खोला तो ऋषभ ने मीरा को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया और उस पर गन तान कर बोला, मूव। मीरा डर के मारे दूसरी सीट पर खिसक गई। ऋषभ सबको गन दिखाते हुए जल्दी से गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल गया। उसके जाते ही करण अपनी गाड़ी की ओर दौड़ा। रोहित भी उसके पीछे भागा। दोनों गाड़ी में बैठकर ऋषभ के पीछे चले गए। आरव भी अपनी गाड़ी से उनके पीछे चला गया। इंस्पेक्टर साहब भी अपनी जीप से ऋषभ के पीछे चले गए। उनके जाते ही घर में जैसे मातम सा छा गया। शांति मधु की ओर देखकर एनी से बोली, एनी डॉक्टर को फोन कर बेटा, हम मधु को रूम में लेकर जाते हैं। जी बड़ी मोम। एनी ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। दूसरी ओर ऋषभ तेजी से ड्राइव कर रहा था। तभी मीरा रोते हुए बोली, प्लीज ऋषभ, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। लगता है तुमने ठीक से सुना नहीं मीरा, तुम मेरे लिए मधु को हासिल करने का जरिया हो। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम मधु की दोस्त के साथ साथ उसकी बहन भी हो और वो तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम्हें बचाने के लिए वो दौड़ी दौड़ी मेरी बाहों में चली आएगी। इसलिए जब तक मधु मेरे पास नहीं आ जाती तुम्हें तो मेरे साथ ही रहना होगा। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ वो सब नहीं करूँगा जो मैंने मधु और नंदिनी के साथ किया था, क्योंकि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे दिलचस्पी तो मुझे नंदिनी में भी नहीं थी, पर उसने मुझ पर हाथ उठाकर गलती कर दी। इसलिए प्लीज तुम ऐसा कुछ मत करना जिसकी वजह से मुझे तुम्हारे साथ वो सब करना पड़े जो मैंने नंदिनी के साथ किया। इतना कहकर ऋषभ ने तीखी सी मुस्कुराहट के साथ मीरा को देखा तो मीरा ने नफरत से मुंह फेर लिया। इधर करण गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तभी रोहित परेशान होकर बोला, करण, ऋषभ की गाड़ी तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। करण ने कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी ड्राइव करते हुए आदि को कॉल किया। आदि ने तुरंत कॉल रिसीव की। सर आप ठीक तो है ना? ऋषभ सर मिल गए। मधु ठीक है ना? तभी करण ने पूछा। आदि ने परेशान होकर जवाब दिया, अभी भी बेहोश है, डॉक्टर को बुलाया है। करण गाड़ी ड्राइव करते हुए बोला, मेरे लौटने तक खुराना मेंशन से हिलना भी मत आदि, और मधु के आसपास ही रहना।
जी सर, घर में सबसे कह देना कि कोई भी मधु को ये ना बताए कि ऋषभ मीरा को अपने साथ ले गया है। मैं मीरा को बहुत जल्द सही सलामत वापस ले आऊंगा। करण गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर बोला। ठीक है सर, मैं कह देता हूँ, पर प्लीज आप अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि मुझे ऋषभ सर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। महाकाल का हाथ है आप पर, इसलिए आज वो गोली आपको नहीं लगी, पर ऋषभ सर दोबारा भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए प्लीज सावधान रहिएगा प्लीज। मुझे कुछ नहीं होगा आदि, तुम बस मधु पर से अपनी नजरें मत हटाना, समझे। करण ने इतना कहकर कॉल कट कर दी और पीयूष को फोन किया। ऋषभ की गाड़ी के पीछे जा रहे पीयूष ने तुरंत कॉल रिसीव की तो करण बोला, ऋषभ की गाड़ी की लोकेशन मुझे बताते रहना क्योंकि मुझे उसकी गाड़ी नजर नहीं आ रही है। पीयूष, आप टेंशन मत लीजिए सर, हमारी एक गाड़ी उनकी गाड़ी के साथ ही चल रही है और दूसरी उसके पीछे। खंडवा रोड की ओर बढ़ रहे हैं ऋषभ सर, अभी अभी उन्होंने राधा स्वामी का सत्संग डेरा पार किया है। करण ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और बोला, तुम उसका पीछा करो, मैं और रोहित बस उसी ओर आ रहे हैं। यस सर, करण ने कॉल कट कर दी तो रोहित ने पूछा, कहाँ गया है ऋषभ? अभी अभी भंवर कुएं से आगे निकला है, मेरे आदमी उसके पीछे है। यू डोंट वरी, मैं मीरा को कुछ नहीं होने दूंगा। पर रोहित की परेशानी अभी भी कम नहीं हुई और वो बोला, करण मुझे मीरा के लिए बहुत डर लग रहा है। ऋषभ ने जो कुछ भी मधु और नंदिनी के साथ किया, जिस तरह उसने रिद्धिमा का इस्तेमाल किया, मुझे मीरा की बहुत चिंता हो रही है। करण ने गाड़ी को बाएं मोड़ा और बोला, वो मीरा के साथ कुछ नहीं करेगा रोहित, क्योंकि उसे मधु चाहिए। वो बस मीरा को जरिया बनाकर मधु तक पहुंचना चाहता है और वो बहुत अच्छे से जानता है कि अगर उसने मीरा को कोई नुकसान पहुंचाया तो उसे मधु कभी नहीं मिलेगी, इसलिए तुम इतनी टेंशन मत लो, हम बहुत जल्द ऋषभ तक पहुंच जाएंगे। रोहित कुछ नहीं बोला और मीरा के बारे में सोचने लगा, पर करण गाड़ी ड्राइव करते हुए मन ही मन बोला, रोहित को तो झूठा दिलासा दे दिया मैंने, पर सच तो यही है कि मेरी जान भी हलक में अटकी हुई है। मुझे भी मीरा की बहुत चिंता हो रही है। हे महादेव, मीरा के साथ कुछ गलत मत होने देना, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और अगर मधु को पता चल गया कि ऋषभ मीरा को अपने साथ ले गया है तो वो तो रो रो कर अपनी हालत खराब कर लेगी। नंदिनी को मैं ऋषभ से नहीं बचा पाया, पर मैं मधु और मीरा को कुछ नहीं होने दे सकता। मुझे जल्द से जल्द ऋषभ तक पहुंचना होगा ताकि मैं मीरा को बचाने के साथ साथ उससे नंदिनी के बारे में जान सकूं। पता नहीं नंदिनी किस मेंटल असाइनमेंट में है और कैसी है। लेखिका कविता वर्मा।